नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया। प्रधानमंत्री ने केरल में लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मध्यस्थम कानून पर विशेषज्ञ समिति ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 मानव जीनोम अनुक्रमण पूरा करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना हेतु पद्धतियां अधिसूचित की। एक शोध अध्ययन द्वारा अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य का आकलन किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर (JEI) को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये अधिसूचना गैर कानूनी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3 के तहत जारी की है। इससे पहले भी फरवरी 2019 में JEI पर प्रतिबंध लगाया गया था। जमाते इस्लामी को गैर कानूनी संगठन इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को भड़काने और भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देने का कार्य किया है। संगठन की ये गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, साथ ही देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है। जमाते इस्लामी के सदस्यों पर अक्सर ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया जाता है। OGWs समूह में वे लोग शामिल होते हैं जो आतंकवादियों को जरूरत की चीजें उपलब्ध कराते हैं और उन्हें गुप्त गतिविधियां संचालित करने में सहायता भी प्रदान करते हैं। चलिए अब आतंकवादी संगठनों के लिए OGWs द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में बात करते हैं। भर्ती। इन लोगों की स्थानीय युवाओं को आतंकवादी समूहों में भर्ती कराने में भूमिका होती है। इसमें जबरन भर्ती भी शामिल है। वित्त पोषण। इसके लिए अवैध व्यापार, जाली मुद्रा की तस्करी, कर चोरी, हवाला लेन देन आदि गतिविधियां की जाती हैं। अन्य हितधारकों के साथ समन्वय। OGWs अलगाववादी नेताओं, संगठित अपराध नेटवर्क्स आदि के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। और आखिरी है जायज ठहराना यानी लेजिटिमाइजेशन। OGWs प्रोपेगेंडा, कट्टरवाद, स्थानीय लोगों की शिकायतों का सहारा लेने जैसे तरीकों के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को जायज ठहराने का प्रयास करते हैं। OGWs को निष्प्रभावी बनाने के उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। अनाथ बच्चों और महिलाओं का पुनर्वास करके सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन सद्भावना यानी गुडविल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही कट्टरपंथ फैलाने के प्रयासों पर निगरानी रखने के लिए खुफिया अवसंरचना में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकवादियों और OGWs को जल्दी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन भी किया जाना चाहिए। खबर के आखिर में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। UAPA व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून है। UAPA संशोधन अधिनियम 2019 ने सरकार को संगठनों के अलावा व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया है। इस कानून में आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करने के लिए परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को भी शामिल किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने केरल में लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री अपने तिरुवनंतपुरम दौरे में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC भी गए थे। वहां उन्होंने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। ये 3 परियोजनाएं हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा स्थापित की जाएगी। इससे प्रतिवर्ष 15 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV लॉन्च किए जा सकेंगे।
अभी एक वर्ष में 6 PSLV लॉन्च किए जाते हैं। इस अत्याधुनिक सुविधा से SSLV और निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा डिजाइन किए गए अन्य छोटे प्रक्षेपण यानों को भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। PSLV 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। ये उपग्रहों को भूतुल्यकालिक और भूस्थैतिक कक्षाओं में लॉन्च करने में सक्षम है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है, जो कम लागत पर निम्न भूकक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम है। महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी स्थापित की जा रही है। ये फैसिलिटी सेमी क्रायोजेनिक इंजन और चरणों के विकास को सक्षम करेगी। इससे वर्तमान प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता में वृद्धि होगी। ये फैसिलिटी 200 टन तक के थ्रस्ट वाले इंजनों का परीक्षण करने के लिए तरल ऑक्सीजन और केरोसिन आपूर्ति प्रणालियों से सुसज्जित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायुमंडलीय उड़ान के दौरान रॉकेट और विमानों के गुणों के वर्गीकरण के लिए एरोडायनामिक टेस्टिंग के लिए विंड टनल्स आवश्यक हैं। VSSC में जिस ट्राइसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया गया है, वो एक जटिल तकनीकी प्रणाली है। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने 4 नामित अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स भी प्रदान किए, जो विश्वास, साहस और अनुशासन के प्रतीक हैं। आखिर में बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के बारे में। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख केंद्र है। इसका नाम डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की स्मृति में रखा गया है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। VSSC में वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर VLCC ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ले जाने वाले LVM-3 रॉकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। VLCC मिशन से पहले दूरस्थ रूप से प्रक्षेपण यान के सिस्टम की जांच करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। माध्यस्थम कानून यानी आर्बिट्रेशन लॉ पर विशेषज्ञ समिति ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस विशेषज्ञ समिति का गठन जून 2023 में किया गया था। इसे देश में मध्यस्थता कानून की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में सुधारों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। सबसे पहले समझते हैं माध्यस्थम के बारे में। ये एक अर्ध न्यायिक कार्रवाई है। इसमें विवाद में शामिल पक्ष विवाद का निपटारा करने के लिए समझौते के माध्यम से एक माध्यस्थ नियुक्त करते हैं। ये वास्तव में एक वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR प्रक्रिया है। इसके तहत कोर्ट के बाहर विवाद के समाधान का प्रयास किया जाता है। चलिए एक नजर वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR पर भी डालते हैं। यह अदालत की मुकदमेबाजी में उलझे बिना विवादों को निपटाने का तरीका है। ADR के तरीकों में विवाचन या माध्यस्थम, समझौता, मध्यस्थता, सुलह, फैसिलिटेटेड सेटलमेंट तथा लोकपाल शामिल है। आखिर में समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। हाईकोर्ट्स में अलग माध्यस्थम अनुभाग का सृजन। कम से कम कुछ चुनिंदा हाईकोर्ट्स में माध्यस्थम के लिए एक अलग अनुभाग गठित किया जाना चाहिए। सरकार भी उन हाईकोर्ट्स के लिए अलग से धनराशि आवंटित कर सकती है जहां बड़ी संख्या में माध्यस्थम के मामले लंबित हैं। कानूनी फ्रेमवर्क। भविष्य में घरेलू माध्यस्थम और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के लिए अलग अलग कानून बनाए जाने चाहिए। घरेलू माध्यस्थम के अलग अलग तरीकों को देखते हुए अदालतों द्वारा अधिक निगरानी की आवश्यकता होती है। माध्यस्थों की नियुक्तियों में विविधता लाना। माध्यस्थम से जुड़े संस्थानों को माध्यस्थ पैनल में अधिक से अधिक महिला माध्यस्थों को शामिल करने और नियुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ, सेस और GIFT गिफ्ट सिटी में माध्यस्थम। सेस में माध्यस्थम इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थों को शीघ्रता से वीजा उपलब्ध कराना चाहिए। और वर्चुअल माध्यस्थम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्चुअल मोड में माध्यस्थम प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए और वर्चुअल मोड के प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही माध्यस्थम को और अधिक बेहतर बनाने हेतु प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने 10,000 मानव जीनोम अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग पूरा करने की घोषणा की। भारत की विविधता पूर्ण आबादी में से 99 समुदायों के 10,000 स्वस्थ व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का कार्य पूरा कर लिया गया है। ये कार्य जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी GIP के तहत संपन्न किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने साल 2020 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसे फंड प्रदान भी किया था। ये परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित है। GIP के तहत रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए देश भर के नागरिकों से 10,000 आनुवांशिक सैंपल्स एकत्र किए जाने थे। ये परियोजना देश के 20 राष्ट्रीय संस्थानों का एक समूह है। इस समूह का नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कर रहा है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। यह भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस तैयार करेगा। इस डेटाबेस से शोधकर्ताओं को भारत के जनसंख्या समूहों के विशिष्ट आनुवंशिक वेरिएंट के बारे में जानने में मदद मिल सकती है। इसका उपयोग इन समूहों के लिए असरदार दवाइयों और उपचारों के विकास में किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं जीनोम और उसके अनुक्रमण के बारे में। जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले DNA संकेतों का संपूर्ण सेट है। मनुष्यों में कोशिकाओं के नाभिक में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स तथा कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में लघु गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र वास्तव में DNA की द्विरज्जुक यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसी संरचनाएं होती हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA वो अणु है जो किसी जीव के समस्त जैविक कार्यों को निर्देशित करने के लिए आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध किए रहता है। DNA में विशेष रासायनिक कोड होते हैं। ये कोड DNA के 4 क्षार जैसे कि एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन के क्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। वास्तव में ये 4 विशिष्ट युग्म बनाते हैं। जीनोम अनुक्रमण से आश्रित जीनोम में DNA न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम का पता लगाना है। इसका मतलब है A's, C's, G's और T's के क्रम का पता लगाना। आखिर में जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू की गई अन्य पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये पहल 1990 में शुरू हुई थी और 2003 में पूरी हो गई थी। इस परियोजना के तहत कुल मानव जीनोम अनुक्रम का लगभग 92% कवर किया गया है। इंडिजेन कार्यक्रम इसका उद्देश्य भारत के अलग अलग नृजातीय यानी एथनिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना है। ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ ये मानवाधिकार फ्रेमवर्क के दायरे में रहते हुए जीनोमिक डेटा के उपयोग को बढ़ाने हेतु मानक निर्धारित करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट यानी GC की गणना हेतु पद्धतियां अधिसूचित की। ये पद्धतियां केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 के प्रावधानों के आधार पर अधिसूचित की हैं। इन्हें भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE की सिफारिश पर तैयार किया गया है। ग्रीन क्रेडिट गणना की अधिसूचित पद्धतियों में कुछ निर्देश शामिल हैं, जैसे कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वन विभाग हरित आवरण बढ़ाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत डिग्रेडेड भूखंडों की पहचान करेगा। वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूखंड बिना विवाद वाला होना चाहिए और उसका आकार 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए। ICFRE ने वन विभाग को 2 साल के भीतर वृक्षारोपण का कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया है और ICFRE ग्रीन क्रेडिट जारी करेगा। पूरी तरह से तैयार एक पेड़ 1 ग्रीन क्रेडिट के बराबर होगा। हालांकि इसके तहत केवल उस भूखंड के पेड़ों को शामिल किया जाएगा जहां प्रति हेक्टेयर कम से कम 1100 पेड़ हो। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम GCP के लिए पहचाने गए अन्य क्षेत्रक हैं जल संरक्षण, संधारणीय कृषि, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनर्बहाली, इको मार्क लेबल विकास, संधारणीय भवन निर्माण यानी बिल्डिंग और अवसंरचना। चलिए अब ग्रीन क्रेडिट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
ग्रीन क्रेडिट किसी निर्धारित गतिविधि के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एक यूनिट को कहा जाता है। यह गतिविधि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम यानी GCP के तहत 8 गतिविधियों या क्षेत्रकों को शामिल किया गया है। वृक्षारोपण इन्हीं में से एक है। GCP का लक्ष्य बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करना और इसके बदले ग्रीन क्रेडिट जारी करना है। साथ ही ग्रीन क्रेडिट को खरीदा बेचा भी जा सकता है। इन्हें घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा ICFRE ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में कार्य करेगी। इस संस्था को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर के आखिर में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE पर भी एक नजर डालते हैं। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। एक शोध अध्ययन द्वारा अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर यानी A&SO की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य का आकलन किया गया। हाल ही में एक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में A&SO की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आर्थिक मूल्य लगभग $180 बिलियन प्रति वर्ष आंका गया है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या होती है। मानव कल्याण में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं यानी इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। ये सेवाएं मानव के अस्तित्व और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कौन सी हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रोविजनिंग सेवाएं, ये किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अलग अलग उत्पाद प्राप्त करने की मनुष्य की क्षमता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अंटार्कटिक से पकड़ी गई टूथफिश और क्रिल को लोग खाद्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं और उच्च मूल्य वाली दवाइयों के निर्माण में भी इनका उपयोग करते हैं। विनियमन सेवाएं, इनमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली से प्राप्त लाभ को शामिल किया जाता है। जलवायु विनियमन, प्राकृतिक विपदाओं का प्रबंधन आदि इसके उदाहरण है। यदि जलवायु विनियमन सेवाओं की बात करें तो ये दक्षिणी महासागर वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करता है और दुनिया भर में जल के परिसंचरण में मदद करता है। इसी तरह वनीकरण जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करता है और साथ ही प्राकृतिक विपदाओं के प्रबंधन में नदी के प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने से बाढ़ को रोकने में मदद मिलती है। अगर सांस्कृतिक सेवाओं की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होने वाले ये ऐसे लाभ हैं जो उत्पाद या वस्तु के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि अनुभूति या एहसास के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे आध्यात्मिक जुड़ाव, मनोरंजन आदि। आपकी जानकारी हेतु बता दें कि अंटार्कटिक क्षेत्र पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों मामले में उपयोगी है। खबर में आगे बढ़ते हैं और अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर में भारत के हितों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान स्टेशन हैं। ये हैं मैत्री 1989 और भारती 2012। दक्षिण गंगोत्री स्टेशन को साल 1990 में बंद कर दिया गया था। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 का उद्देश्य अंटार्कटिक के पर्यावरण और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भारत द्वारा स्वयं के राष्ट्रीय उपाय करना है। इतना ही नहीं, भारत अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन तथा मैड्रिड प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। आखिर में बात करते हैं अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर के गवर्नेंस के बारे में। अंटार्कटिक संधि 1959 में की गई थी। यह संधि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र पर लागू होती है। यह अंटार्कटिक क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रावधान भी करती है। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में अंटार्कटिक संधि 1959 के साथ साथ वैज्ञानिक सहयोग, अंटार्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण का संरक्षण आदि से संबंधित कई समझौते शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है स्वीडन। इस देश की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन शीघ्र ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल हो जाएगा।
चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर अवस्थित है। इसकी भूमि सीमाएं फिनलैंड और नॉर्वे से लगती हैं और इसकी समुद्री सीमाएं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रूस, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से लगती हैं। साथ ही स्वीडन बाल्टिक सागर, गल्फ ऑफ बोथनिया, कैटेगाट, स्कागेरक तथा ओरेसुंड जलडमरू मध्य से घिरा हुआ है। आखिर में इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश का उच्चतम बिंदु है केबेनेकाइस, सबसे बड़ी झील है वेनर्न, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं टोर्ने, डलालवेन, उमे आदि और प्राकृतिक संसाधन है लौह अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम आदि। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वयं एक व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना AMBS के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। इस योजना को रेल मंत्रालय के अधीन लॉन्च किया गया है। विश्व व्यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक विमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड लॉन्च किया है। इस फंड का उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और अल्प विकसित देशों में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों एवं महिला उद्यमियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उनकी ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने में सहायता करना है। भविष्य में अलग अलग उत्सर्जन परिदृश्यों को समझने के लिए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज नवीनतम मॉडल्स में से एक है। ये मॉडल वास्तव में बताता है कि भविष्य में हमारी जलवायु में किस तरह के बदलाव होंगे। अफ्रीकी संघ ने अपने 37वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीका क्लब की स्थापना की है। अफ्रीका क्लब को अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा गया है। यूरोपीय संघ EU संसद ने नेचर रेस्टोरेशन लॉ को अपनाया है। इसका उद्देश्य EU की 20% भूमि व समुद्र का पुनरुद्धार करना है। ये कानून EU के सभी सदस्य देशों में निम्नलिखित पारितंत्रों की पुनर्बहाली करेगा। बेल्जियम इकोसाइड या पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इकोसाइड उन गैर कानूनी व हठी कृत्यों को अंजाम देने से है जिनके बारे में ये ज्ञान होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक व दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। जलवायु और स्वच्छ वायु मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ने क्लीन एयर फ्लैगशिप लॉन्च किया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।